गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड फाइनेंसिंग के अंदर हमारी यूनिट 2 का लास्ट लेक्चर पढ़ रहे हैं, दैट इज़ लेक्चर नंबर 15, एक्टिविटी रिलेशनशिप। तो आज का जो टॉपिक है उसके अंदर हम कुछ चीज़ें यहाँ पे पढ़ेंगे और उन टॉपिक्स के अंदर हम बात करें तो उसमें हमारा जो मेन टॉपिक है यहाँ पे आज, दैट इज़ द प्रोजेक्ट टाइम मैनेजमेंट। तो अगर हम देखें तो जो टाइम मैनेजमेंट प्रोसेस है वो एक तरीके का ग्रुप है जहाँ पे हम एक लॉजिकल मैकेनिज्म के थ्रू एक प्रोजेक्ट के प्लान को ले रहे हैं, साथ साथ हम क्रिएट कर रहे हैं उस सीक्वेंस को, उस शेड्यूल को जो कि प्रोजेक्ट की डिलीवरेबल्स को प्रोड्यूस करेगा। अगर हम टाइम मैनेजमेंट प्रोसेस को देखें या इस ग्रुप को देखें, ये रिक्वायर है किसी भी थ्रू आउट फेजेस के अंदर जो कि प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल के होते हैं। अगर हम इनिशियल फेज़ की बात करें तो जो शेड्यूल है वो नॉर्मली ड्राइव करता है एक हाई लेवल को, साथ साथ हम प्रोवाइड कर रहे हैं एक फ्रेम को किसी भी प्रोजेक्ट प्लान के थ्रू, जहाँ पे इन्वॉल्व कर रहे हैं हम उन प्रोजेक्ट के ट्रेड्स को जो कि एक प्लानिंग, एग्जीक्यूशन और मॉनिटरिंग फेजेस के बीच में हो रहा है। और अगर हम अंटिल देखें तो जो डिटेल शेड्यूल है वो हम अपने प्रोजेक्ट के क्लोज और मैच्योर्स के लिए कर रहे हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं कि जो प्रोजेक्ट टाइम मैनेजमेंट है उसके अंदर हम देखें तो 6 मेन प्रोसेसेस होते हैं, और अगर हम देखें तो वो कुछ इस तरीके से हैं। पहला है एक्टिविटी डेफिनेशन, कि अगर हम फर्स्ट प्रोसेस की बात करें तो वहाँ पे हम डिफाइन कर रहे हैं एक्टिविटीज़ को, अपने एक्शन आइटम्स को। तो जो प्रोजेक्ट मैनेजर है वो आइडेंटिफाई करता है उन टास्क को जिसको वो अपने प्रोजेक्ट के लाइफ साइकिल के अंदर अंडरटेक करना चाह रहा है। उसके बाद अगर हम देखें तो विदाउट किसी भी डेफिनेशन ऑफ एक्टिविटीज़ या एक्शन आइटम के हम किसी भी तरीके के शेड्यूल को नहीं कर सकते हैं। उसके बाद आप देखें तो नेक्स्ट जो पॉइंट है दैट इज़ द एक्टिविटी सीक्वेंसिंग, कि अगर हम सेकंड प्रोसेस देखें टाइम मैनेजमेंट का, तो हम अपनी एक्टिविटीज़ को सीक्वेंसिंग कर रहे हैं। तो इस प्रोसेस के अंदर हम इन्वॉल्व कर रहे हैं कि हम अपने टास्क डिपेंडेंसीज की मैपिंग करें, और साथ साथ अगर जो प्रोजेक्ट मैनेजर है वो रिक्वायर कर रहा है उस प्रीसीडिंग डॉक्यूमेंट्स को, तो अगर हम देखें तो जो टूल हैं हमारे किसी भी एक्टिविटी के, अगर हम उनको इंक्लूड कर रहे हैं अपने प्रेसिडेंस डायग्रामिंग मेथड से, तो वहाँ पे हम एरो के थ्रू एक डायग्रामिंग मेथड बना रहे हैं। तो अदर मेथड्स की अगर हम बात करें तो जो डायग्रामिंग डिपेंडेंसीज़ हैं वो हम इस मेथड के अंदर फॉलो कर रहे हैं। तो जो भी आउटपुट है हमारे इस प्रोसेस का वो एक नेटवर्क डायग्राम के थ्रू हमें मिलता है। अगर हम थर्ड पॉइंट देखें तो दैट इज़ एक्टिविटी रिसोर्स एस्टिमेटिंग, कि अगर हम थर्ड प्रोसेस की बात करें तो वहाँ पे हम हर एक एक्टिविटी के अंदर हम अपने रिसोर्स को एस्टिमेट कर रहे हैं। अगर एक्टिविटी रिसोर्स एस्टिमेटिंग की बात करें तो वहाँ पे इन्वॉल्व कर रहे हैं कि हमें कितना रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है जो कि एक प्रोजेक्ट टीम की नीड है, उसको डिटरमाइन किया जा रहा है। तो ये प्रोसेस की अगर हम बात करें तो ये रियली प्रिमिनरी है एक एक्सपर्ट जजमेंट के बेसिस पे। उसके बाद देखें हम नेक्स्ट जो पॉइंट है दैट इज़ द एक्टिविटी ड्यूरेशन एस्टिमेशन। अगर हम नेक्स्ट प्रोसेस की बात करें टाइम मैनेजमेंट प्रोसेस की, तो वहाँ पे हम एस्टिमेट कर रहे हैं एक एक्टिविटी ड्यूरेशन को, और यहाँ पे अगेन अगर हम देखें तो एक एक्सपर्ट जजमेंट की रिक्वायरमेंट हो रही है किसी भी डिसीजंस को बनाने के लिए इस प्रोसेस के अंदर। तो अगर हम देखें तो एक ये इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है इस प्रोसेस के अंदर, जहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं उन फार्मूलाज को जिससे कि हम एक एस्टिमेटेड टाइम को क्रिएट कर रहे हैं अपने पट फॉर्मूले से। उसके बाद आप देख सकते हैं कि जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज़ द शेड्यूल डेवलपमेंट, कि अगर जब हम अपने रिसोर्सेज और ड्यूरेशन का एस्टिमेशन कर लेते हैं उसके बाद हमें उसे परफॉर्म करना होता है, तो प्रोजेक्ट शेड्यूल को हमें डेवलप करना होता है। तो इस प्रोसेस के अंदर हम असिस्ट कर रहे हैं उन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर्स को, और साथ साथ रिसोर्स लेवलिंग की भी रिक्वायरमेंट हो रही है जब हम किसी भी तरीके के ओवर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज को अवॉइड कर रहे हैं। उसके बाद अगर आप देखें तो लास्ट जो पॉइंट है दैट इज़ द शेड्यूल कंट्रोल, कि जब हम अपने फाइनल प्रोसेस में होते हैं टाइम मैनेजमेंट सीरीज़ के, तो इस प्रोसेस के अंदर हम कंट्रोल करते हैं एक प्रोजेक्ट शेड्यूल को। तो जो शेड्यूल कंट्रोल है वो लाई होता है कि हमें समझना होता है इस प्रोसेस को कि हम किस तरीके से अपने शेड्यूल को चेंज कर सकते हैं। अगर हम इफेक्टिव शेड्यूल्स को मैनेज करते हैं तो इसी फेज़ के अंदर करते हैं। तो जो शेड्यूल कंट्रोल है वो कंसर्न होता है एक हमारे 3 प्रोसेस से। अगर हम पहले प्रोसेस की बात करें तो जो प्रोजेक्ट मैनेजर है वो वर्क करता है उन फैक्टर्स पे जहाँ पे हम इंक्लूड करते हैं प्रोजेक्ट टीम मेंबर्स को, स्टेक होल्डर्स को, मैनेजमेंट को, कस्टमर्स को और प्रोजेक्ट कंडीशंस को। नेक्स्ट अगर हम बात करें पॉइंट की, तो जो प्रोजेक्ट मैनेजर है वो एग्जामिन कर रहा है उन वर्क रिजल्ट्स को, उन कंडीशंस को, उन डिमांड्स को जो कि एक शेड्यूल के अंदर चेंज करेंगी। और थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करें तो जो प्रोजेक्ट मैनेजर है वो अपने शेड्यूल का एक्चुअल चेंज कर रहा है। इसके बाद आप देख सकते हैं कि जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है दैट इज़ द एक्टिविटी सीक्वेंसिंग। अगर हम एक्टिविटी सीक्वेंसिंग की बात करें तो यहाँ पे हम रिव्यू कर रहे हैं उन एक्टिविटीज़ का जो कि हमें एक वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर के थ्रू मिली है, जहाँ पे हम अपने गोल्स को आइडेंटिफाई कर रहे हैं जो कि एक रिलेशनशिप के बीच में हैं। साथ साथ हम क्लेरिफाइंग कर रहे हैं अपनी सारी डिपेंडेंसीज़ को। तो जो डिपेंडेंसीज़ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो हमेशा इंडिकेट करती है उस सीक्वेंस को जो कि एक्टिविटीज़ के अंदर अकर हो रही है। अगर हम पर्पस देखें हमारी सीक्वेंसिंग को, जो कि एक प्रोजेक्ट की एक्टिविटीज़ को अरेंज करने के लिए उसको एक लॉजिकल ऑर्डर में
करने के लिए होती है जब हम किसी प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर रहे होते हैं। तो इस एक्टिविटी की सिक्वेंसी को अगर हम इनेबल करें तो हमें डिटरमाइन करना होता है कि क्या एक्टिविटी की कंप्लीशन का ऑर्डर होगा, जहाँ पे हम अपने बेस्ट टाइम और रिसोर्सेज को मैनेज कर पाएंगे जब हम किसी प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर रहे होंगे। तो अगर हम देखें तो ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी शेड्यूलिंग का। अगर हम टाइप्स ऑफ एक्टिविटी सीक्वेंसिंग की बात करें तो यहाँ पे कुछ सेवरल टाइप्स हैं हमारी एक्टिविटी के, जो कि एक प्रोजेक्ट के पार्ट होते हैं। तो पहले अगर हम बात करें दैट इज़ द प्रेडिसर एंड सक्सेसर एक्टिविटीज़। अगर हम प्रेडिसर एक्टिविटीज़ की बात करें तो ये हमेशा जो एक्टिविटी होती है ये हमेशा वो फिनिश्ड एक्टिविटी होती है जो कि किसी भी एक्टिविटी के बिगिन होने से पहले हो रही है। तो अगर हम एक्टिविटीज़ को देखें तो हम फॉलो करते हैं उन प्रीसीडिंग एक्टिविटीज़ को अपने सक्सेसर से या डिपेंडेंट एक्टिविटी से। और अगर हम सक्सेसर एक्टिविटी की बात करें तो वो लिंक होती है एक चैन एक्टिविटी में, जो कि एक फ्लो को बताती है। तो जो प्रोजेक्ट है वो स्टार्ट होता है थ्रू इट्स कंप्लीशन। तो अगर हम देखें तो जो सक्सेसर एक्टिविटी है अगर उसके कंप्लीट की अगर हम बात करें तो ही हम अपने प्रीसीडिंग को अदर एक्टिविटीज़ से कनेक्ट करते हैं। और अगर हम देखें तो जो प्रोजेक्ट की फाइनल एक्टिविटी है वो हमें पता चलती है। तो अगर हम देखें तो कुछ सक्सेसर एक्टिविटीज़ का यूज़ हम अपने प्रोजेक्ट के कंप्लीशन के लिए करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट एक्टिविटी की बात करें हम तो दैट इज़ द कॉन्करेंट एक्टिविटी। अगर हम कॉन्करेंट या पैरेलल एक्टिविटी की बात करें तो ये अनदर टाइप की एक्टिविटी है जो कि एक प्रोजेक्ट का पार्ट है। तो अगर हम देखें तो जो कॉन्करेंट एक्टिविटीज़ हैं वो कंप्लीटेड साइमल्टेनियसली होती है और वो प्रोजेक्ट के शॉर्टर ड्यूरेशन को बताती है। जब हम शेड्यूलिंग करते हैं अपने कॉन्करेंट एक्टिविटीज़ की तो हम श्योर होते हैं कि हम अपने इनफ रिसोर्सेज का अवेलेबल कराएंगे जब हम उसको किसी भी सेम टाइम के अंदर एग्जीक्यूट करेंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं नेक्स्ट जो पॉइंट है दैट इज़ द डमी एक्टिविटी। अगर हम डमी एक्टिविटी की बात कर रहे हैं तो डमी एक्टिविटी को डेमोस्ट्रेट किया जा रहा है कि किस तरीके से हम अपनी कॉन्करेंट एक्टिविटीज़ को रिलेट कर रहे हैं किसी अनदर वन से। तो हम अपनी डमी एक्टिविटी का यूज़ कर रहे हैं जिससे कि हम अपने प्रोजेक्ट के शेड्यूल के लेआउट को इम्प्रूव कर सकें। तो जो डमी एक्टिविटीज़ है वो नाइदर एक्सपेंड रिसोर्सेज और नॉर रिक्वायर टाइम टू कंप्लीट होती है। उसके बाद आप देखें तो नेक्स्ट जो एक्टिविटी है दैट इज़ द लैग एक्टिविटी। अगर लैग एक्टिविटी की बात करें तो लैग एक्टिविटी भी में भी किसी तरीके के रिसोर्स की यूज़ या टाइम की रिक्वायरमेंट हमें नहीं होती। अगर हम देखें तो हमें वहाँ पे एक वेटिंग पीरियड के अंदर उस लैग टाइम को देखना होता है जो कि एक एक्टिविटी की कंप्लीट होने में और दूसरी एक्टिविटी की स्टार्ट होने में हो रही है। अगर हम देखें तो यहाँ पे किसी भी तरीके के वर्क को एसोसिएट नहीं किया जाता जब किसी लैग एक्टिविटीज़ को कंप्लीट किया जाता है। नेक्स्ट अगर हम देखें दैट इज़ द माइलस्टोन। अगर माइलस्टोन की बात करें तो माइलस्टोन के अंदर भी हम अपने काम को, अपने टाइम को और अपने रिसोर्सेज को एक्सपेंड नहीं करते हैं। अगर हम देखें तो प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग के अंदर माइलस्टोन का यूज़ इसलिए किया जाता है जिससे कि हम इंडिकेट कर सकें उन सीरीज़ ऑफ एक्टिविटीज़ को जिसे हमें कंप्लीट करना है। और साथ साथ हम रिप्रेजेंट करते हैं उस प्रोग्रेस को जो कि डिनोट किया जाता है एक मीटिंग से जो कि हेल्ड होने वाली है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा दैट इज़ द शेड्यूल डेवलपमेंट। कि अगर हम एक प्रोसेस को देखें जहाँ पे हम कन्वर्ट कर रहे हैं एक जर्नल और आउटलाइन प्लान को किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर, जो कि एक टाइम बेस्ड ग्राफिक प्रेजेंटेशन है जहाँ पे हम अपनी इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके अपने जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं या टाइम कॉन्स्टेंट्स हैं उनको कह रहे हैं दैट इज़ द शेड्यूलिंग। अगर हम शेड्यूलिंग की बात करें तो एक मैनेजमेंट टूल है जहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं उनको एक नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ को सेटिस्फाई करने के लिए। उसके बाद आप देख सकते हैं कि जो शेड्यूलिंग है वो इनेबल कर रही है उस इंटीग्रेट को जो कि एक एक्टिविटीज़ के अंदर हो रहा है जो कि एक वेरियस प्रोजेक्ट पार्टिसिपेंट्स के लिए है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे हम इंटरफेस कर रहे हैं उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पर्टिकुलरली उस रेस्पेक्ट में जो कि एक टाइमली की जा रही है। साथ साथ अगर हम देखें तो ये हेल्प कर रही है, सिक्योर कर रही है हमारे रिकॉर्ड को, कम्युनिकेशन कमिटमेंट को जो कि एक टास्क के अंदर हो रहा है जो कि वेरियस कंट्रीब्यूटर्स के थ्रू हो रहा है जब हम किसी प्रोजेक्ट के एफर्ट्स को कर रहे हैं। उसके बाद देख सकते हैं कि शेड्यूलिंग की अगर हम बात करें तो शेड्यूलिंग इनेबल कर रही है कि किस तरीके से हमें आइडेंटिफाई करना है उन की एक्टिविटी को एक क्रिटिकल पाथ के अंदर, जो कि डिटरमाइन कर रही है एक प्रोजेक्ट की लेंथ को, जहाँ पे हम डिस्प्ले कर रहे हैं डिपार्टमेंटल वर्क को, लोडिंग को, साथ साथ हम फैसिलिट कर रहे हैं डिपार्टमेंटल प्लानिंग को भी, साथ साथ हम प्रोवाइड कर रहे हैं एक बेसिक डिटेल्ड शेड्यूलिंग को भी। अगर हम शेड्यूलिंग को देखें तो शेड्यूलिंग इनेबल है जब हम एनालिसिस कर रहे हैं, फोरकास्टिंग कर रहे हैं कि क्या प्रायोरिटीज़ हमें शो करनी है किसी भी प्रोक्योरिंग इक्विपमेंट्स के लिए, मटेरियल के लिए या लेबर और सर्विसेज के लिए। तो यहाँ पे हम एनालाइज कर रहे हैं उन कॉम्प्लेक्स वर्क एरियाज़ का अपनी इंटरडिटेड एक्टिविटीज़ में जो कि एक नेटवर्क एनालिसिस के थ्रू की जा रही है। साथ साथ हम फैसिलिटेट कर रहे हैं एक लॉन्ग रेंज प्लानिंग को, एक फ्यूचर रिसोर्स एलोकेशन को। इसके बाद आप देख सकते हैं कि जब हम मेजर करते हैं उस प्रोग्रेस को, परफॉर्मेंस को, तो जो शेड्यूलिंग है उसका यूज़ तब किया जाता है जब हमें रिपोर्ट प्रोवाइड करनी होती है, एक विजिबल समरी होती है जो कि इंपॉर्टेंट होती है कि मेजर एक्टिविटीज़ की। अगर हम रिपोर्ट को देखें तो एक प्लान होती है किसी कंप्लीशन डेट की, डिवीजन की, जो कि एक प्लान के थ्रू हो रही है। और साथ साथ हम इसे प्रोवाइड करते हैं अर्ली वार्निंग सिस्टम जो कि किसी प्रोजेक्ट के डिले को बताती है। साथ साथ हम मॉनिटर करते हैं उस कैश फ्लो को जो कि हम अपने
फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए एस्टिमेट करना चाह रहे हैं। अगर हम देखें तो किसी भी प्रोजेक्ट के शेड्यूल के 3 बेसिक स्टेप्स होते हैं। अगर हम बात करें स्टेप की, दैट इज़ द डिफाइन द वर्क, कि जब हम इस पॉइंट की अगर बात करें, इस स्टेप की बात करें, तो यहाँ पे हम प्लानिंग कर रहे हैं। तो इस प्रोसेस के अंदर हम स्प्लिटिंग कर रहे हैं उस प्रोजेक्ट की एक्टिविटीज़ को उस लेवल पे। तो यहाँ पे हम अपने टाइम ड्यूरेशन को एस्टिमेट कर रहे हैं एक्टिविटी के। तो जो एस्टिमेशन है यहाँ पे, जो भी टाइम ड्यूरेशन है, उनको हम फॉलोइंग स्टेप्स के अंदर कर सकते हैं। अगर देखें पहला स्टेप, तो वो क्या है, हमारा एफर्ट्स, कि हमें कितना काम करना होगा एक्टिविटी के अंदर जिससे कि वो एक्टिविटी कंप्लीट हो जाए। अगर सेकंड हम देखें तो दैट इज़ रिसोर्सेज, कि हमें कितनी रिसोर्सेज की नीड होगी उस काम को करने के लिए जो कि एक्टिविटी में किया जा रहा है। अगर हम ड्यूरेशन देखें 5 डेज़ का, तो 5 डेज़ के अंदर अगर हम देखें तो 40 आवर्स होते हैं, 8 आवर्स अ डे होते हैं। अगर हम एक कैलेंडर वीक के अंदर देखें तो सैटरडे और संडे हमारा रेस्ट टाइम होता है। तो 40 आवर हमें हमारा है जो टोटल एफर्ट होता है किसी भी टाइम को, जो कि एक रिसोर्सेज से किया जा रहा है। तो अगर एक्टिविटी की हम बात करें तो वहाँ पे भी एक फ़िक्स ड्यूरेशन होता है, जो कि एक 1 रिसोर्सेज से ज़्यादा होता है जब हम उस किसी भी तरीके की ड्यूरेशन को चेंज नहीं करते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें, दैट इज़ द शेड्यूल एक्टिविटी, जब हम किसी एक्टिविटी को ऑर्गेनाइज़ करते हैं कंक्रीटली, तो हम डेवलप करते हैं उनकी डिपेंडेंसीज़ को जो कि एक्टिविटीज़ के बीच में होती हैं। साथ साथ हम एक टास्क डिपेंडेंसी को भी मिनिमाइज़ करते हैं, अवॉइड करते हैं उन डिलेज़ को जो कि एक टास्क को कॉज कर रही हैं जब वो किसी अनदर एक्टिविटी के वेटिंग में है। तो इसके डिपेंड में हम अपने प्रोजेक्ट मैनेजर की स्किल और एक्सपीरियंस को देखते हैं, जो कि किसी भी प्रोजेक्ट के स्टार्ट और फिनिश की डेट को बताते हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि नेक्स्ट जो स्टेप है, दैट इज़ द एलोकेट रिसोर्सेज, कि प्रोजेक्ट मैनेजर जब अपनी बेस्ट ऑफ देयर स्किल और एक्सपीरियंस से कैलकुलेट करता है कि किन रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होगी उसको एक्टिविटी के अंदर, तो वो कैलकुलेट करता है उन टोटल एफर्ट्स को जो कि रिक्वायर्ड है, उन ड्यूरेशंस को देखता है जो कि एक्टिविटी में किए जाने हैं। तो जो एलोकेशन है हमारे रिसोर्सेज का, वहाँ हम अपने बजट कॉस्ट को प्रोवाइड करते हैं जो कि एक इंडिविजुअल एक्टिविटी की होती है। साथ साथ हम अपने सब ग्रुप और टोटल प्रोजेक्ट को भी देख सकते हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो कौन कौन से टाइप्स ऑफ शेड्यूल्स होते हैं, अगर हम देखें तो मैनी वेज होते हैं हमारे सिमिलर इन्फॉर्मेशन को प्रेजेंट करने के लिए, जो कि डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स को हमें करना होता है। तो जो हम डिस्कस कर रहे हैं, पहला अगर हम बात करें, दैट इज़ द गैंट और सिंपल चार्ट। अगर गैंट चार्ट की अगर हम बात करें तो इसका यूज़ हम अपने एक टूल के रूप में करते हैं, जहाँ पे हम अपने प्रोजेक्ट के प्रोग्रेस को मॉनिटर और कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हम गैंट चार्ट की बात करें तो एक तरीके का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है जो कि हर एक एक्टिविटी के डिले को बताता है। अगर हम टाइम मेजरमेंट की बात करें तो वो हमेशा हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे किया जाता है, और अगर हम हॉरिजॉन्टल बार की बात करें तो इसका ड्रॉन हम अपने प्रोपोर्शनल एक्टिविटी के लिए करते हैं, जो कि प्रोजेक्ट के कंप्लीशन टाइम के एक्सपेक्टेशन को बताते हैं। अगर हम हर एक एक्टिविटी को देखें तो वहाँ वो हमेशा एक वर्टिकल एक्सिस पे लिस्टेड की जाती है। तो जो गैंट चार्ट होता है उसका यूज़ हम एक विजुअल एड ऑफ ट्रैकिंग द प्रोग्रेस ऑफ प्रोजेक्ट एक्टिविटीज़ की, प्रोजेक्ट एक्टिविटी का क्या प्रोसेस है उसको करने के लिए करते हैं। तो अप्रोप्रिएट अगर परसेंटेज देखें तो हमारा जो बार है उसको शेडेड करता है हम एक डॉक्यूमेंट से, जो कि इस कंप्लीटेड वर्क को बताता है। तो जो मैनेजर है वो इजीली उसको सीन कर पाता है, जो वो प्रोजेक्ट के प्रोग्रेस को एक शेड्यूल के बेसिस पे देखता है। उसके बाद आप देख सकते हैं नेक्स्ट है हमारा प्रोग्रेस बार चार्ट। अगर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं जहाँ पे हम शो कर रहे हैं अपने प्रोग्रेस के रिलेटिव को, जो कि एक प्लान के थ्रू किया जा रहा है, तो अप्रोप्रिएट परसेंटेज है जो बार का वो शेडेड किया जाता है एक डॉक्यूमेंट में, जो कि कंप्लीटेड वर्क को बताता है। तो मैनेजर क्या कर लेता है, मैनेजर उसको इजीली सी कर लेता है कि प्रोजेक्ट की क्या प्रोग्रेस चल रही है उस शेड्यूल के थ्रू। तो इसके रेस्पेक्ट में हम अपने अर्लीस्ट पॉसिबल कंप्लीशन टाइम को देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा माइलस्टोन चार्ट। अगर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं किसी भी तरीके के माइलस्टोन डेट्स को जो कि शो किया जा रहा है, तो हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं उन की पॉइंट्स को जो कि एक प्रोजेक्ट की लाइफ स्पैन को बता रहा है, जो कि एक बार के लिए नेसेसरी विजिबल नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है गुड शेड्यूल की। तो अगर हम एक गुड शेड्यूल की बात करें तो वो इंडिकेट कर रही है उस लॉजिकल सीक्वेंस को जो कि एक एक्टिविटीज़ की है, जहाँ पे हम सिंपल कर रहे हैं उन वर्क को जो कि हम नेसेसरी के अपनी नेसेसिटी के अकॉर्डिंग चेंज कर सके। साथ साथ हम इंडिकेट कर रहे हैं उस प्रोग्रेस को उस ग्लैंस में जहाँ जो कि एक साइड प्रोग्रेस पे बेस्ड है, जो कि एक फ्लेक्सिबल है, अपडेट है, जहाँ पे इंडिकेट कर रहे हैं हम उसके एक्चुअल प्रोग्रेस को किसी भी बेस लाइन के अगेंस्ट जो कि एक शेड्यूल की है। साथ साथ हम इंडिकेट कर रहे हैं उस टाइम ड्यूरेशन को जो कि एक वेल प्लान स्टार्ट टाइम के अंदर हो रही है। तो अगर हम देखें तो जो एक्चुअल स्टार्ट और फिनिश टाइम है उस एक्टिविटी का वो हमें पता चल रहा है। साथ साथ हम एंटिसिपेट कर रहे हैं उन प्रॉब्लम्स को जो कि हर एक एक्टिविटी के डिले को बता रही है, जो कि एक रिसोर्स प्रॉब्लम को भी बताएगी। उसके बाद जब हम किसी भी शेड्यूल को प्रिपेयर करते हैं तो उसके 10 जनरल स्टेप्स होते हैं, जो कि एक रिलायबल शेड्यूल्स को प्रिपेयर करने के टाइम होता है। तो जब हम कोई भी चीज़ें स्टार्ट कर रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं, तो सीरियसली हम उस डिटेल शेड्यूल को बताते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट होती है।
और अगर हम देखें तो स्पेक्ट के अंदर हम एक डिटेल शेड्यूल को देख सकते हैं जो आफ्टर सर्वर शेड्यूल इटरेशन अर्लियर किसी भी प्रोजेक्ट की लाइफ स्पेन में होते हैं। अगर हम फर्स्ट स्टेप की बात करें तो हम यहाँ पे इस्टेब्लिश कर रहे हैं, एग्री कर रहे हैं उन शेड्यूलिंग एजम्पशंस को, स्पेशली हम क्लियर सेट कर रहे हैं अपने शेड्यूलिंग ऑब्जेक्टिव्स को। अगर हम एग्जांपल से देखें कि अगर हम प्रोडक्ट की क्वालिटी, ग्रेड, टाइम और उसके कॉस्ट लिमिटेशन को देख रहे हैं जो कि हर एक एक्टिविटी को अफेक्ट कर रही है, तो ओवरऑल जो स्ट्रेटेजी होती है किसी भी प्रोजेक्ट मेथोलॉजी की या टेक्नोलॉजी की, उसको यूज़ किया जाता है। तो सोर्सेज है हमारे रिसोर्सेज की, जो भी सोर्सेज है हमारे रिसोर्सेज की, जो कि कंपिटेंस है, हमारी जो ट्रेनिंग नीड्स है, वर्किंग आवर्स है, हॉलीडेज है और अदर इंटरप्रिटेशन है, वो बताए जाते हैं। सेकंड स्टेप के अंदर हम देखें तो हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं एक ईच लॉजिकल वर्क को, उस एरिया को जो कि एक WBS से रिफ्लेक्ट हो रहा है, जो कि एक्टिविटीज़ से एसोसिएट है। तो हम श्योर कर रहे हैं उन नेसेसरी मेजर एक्टिविटीज़ को, हर उस टास्क को जो कि इंक्लूड किया जा रहा है जब हम किसी तरीके की इमीडिएट और फाइनल डिलीवरेबल्स को क्रिएट कर रहे हैं। तो अगर हम देखें तो टू मैनी जो एक्टिविटीज़ हैं उनको हम हैमरॉक या ग्रुप डिस्क्रीट टास्क से हर एक एक्टिविटी के अंदर कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप की अगर हम बात करें तो हम इस्टेब्लिश कर रहे हैं एक प्रोजेक्ट के नेचुरल इनहेरेंट लॉजिक को। तो सम प्रोजेक्ट्स की अगर हम बात करें तो वो वेरी क्लियर लॉजिक होता है जहाँ पे हम प्रोवाइड करते हैं उन सब ऑप्शंस को जो कि रिसोर्सेज पे डिपेंड होते हैं, प्रोजेक्ट के नेचर पे डिपेंड होते हैं और अदर सर्कमटेंसेस के होते हैं। तो लेकिन अगर हम वर्क की बात करें उस एक्टिविटीज़ की, तो जो बिगिनिंग और एंड एक्टिविटी है वो हमें पता होती है, तो हम उसके लिए यूज़ करते हैं एक वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर को। साथ साथ हम उन आइटम्स को भी देखते हैं जो कि हमें पूरे करने हैं। उसके बाद हम असेंबल करते हैं एक सिंपल लॉजिकल डायग्राम को जो कि अरेंज किया जाता है लेफ़्ट टू राइट। उसके बाद फोर्थ स्टेप की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे हम एस्टिमेट कर रहे हैं उन ड्यूरेशंस को हर एक एक्टिविटी और टास्क के अंदर। तो हम पर्टिकुलर इस अटेंशन से स्टेप के अंदर जहाँ पे हम अपने होल शेड्यूल को डिपेंड कर रहे हैं अपने प्रोजेक्ट के बेसिस पे, तो जितने भी रिसोर्सेज हैं इन्फॉर्मेशन के वो हम देख पा रहे हैं। अगर हम टास्क को देखें जो कि बहुत डिफ़िकल्ट है एस्टिमेट करने के लिए, वहाँ पे हम एक अपने एक्सपर्ट की हेल्प ले रहे हैं, एक रेंज का यूज़ करें और जो भी डॉक्यूमेंट एरियाज़ है वहाँ पे हम उस हाई अनसर्टेनिटी को भी देख सा रहे हैं। अगर हम ऑलवेज़ देखें तो जो एम है हमारा वो क्या है कि मोस्ट लाइकली ड्यूरेशन हो हमारा, तो जब भी हम किसी तरीके की कंटीजेंसी को बिल्ड नहीं कर पाए हर एक एवरी स्टेप के अंदर, तो हम प्रोजेक्ट को फ्लाई नहीं कर पा सकते। अगर हम अपने रियलिस्टिक को ऑलवेज़ ले रहे हैं तो वहाँ पे हम रिफाइन करें एक सेकंड पास को और अप्रोप्रिएट कंटीजेंसी को किसी भी अलाउंसेस के बाद। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप के बाद देखें आप, तो हम कैलकुलेट कर रहे हैं उस फॉरवर्ड पास को जब हम एक ड्यूरेशन को ऐड कर रहे हैं, जब वो एक पाथ को बता रहा है उस नेटवर्क के अंदर। साथ साथ हम इस्टेब्लिश कर रहे हैं एक अर्लीस्ट स्टार्ट और अर्लीस्ट फिनिश को जो कि हर एक एक्टिविटी के है। जब हम किसी बैकवर्ड पास को कैलकुलेट करते हैं तो वो हमेशा किसी भी ऑपरेशन के रिपीट पे होता है। तो जो वर्किंग बैकवर्ड है और जो भी हमें लास्ट डेट है उसको इस्टेब्लिश किया जाता है हमारे फॉरवर्ड पास से, और जो कि एक स्पेसिफाइड रिक्वायर्ड कंप्लीशन डेट पे होता है जहाँ पे हम अपने लेटेस्ट स्टार्ट और लेटेस्ट फिनिश जो डेट है हर एक्टिविटी की उसको इस्टेब्लिश करते हैं। जब हमें एग्जामिन करना होता है कि जो वैल्यू है वो ES और LS, EF और LF पे होती है जो कि नोट की जाती है। तो उसके जो तो अगर हम देखें तो जो पहला पॉइंट है वहाँ पे हम स्ट्रिंग कर रहे हैं उन एक्टिविटीज़ को, उन वैल्यूज़ को, जहाँ पे हम उसको 0 कर रहे हैं जिससे कि वो लॉन्गेस्ट पाथ को बताए जो कि एक नेटवर्क के थ्रू है। उसके बाद अगर देखें तो सेकंड क्या है कि इसको हम क्रिटिकल पाथ कहते हैं। अगर थर्ड पॉइंट की बात करें तो जो वैल्यू है वो हमेशा पॉजिटिव इंडिकेट करती है जब हम फ्लोट देखते हैं हर एक एक्टिविटीज़ का। अगर जो नेगेटिव है ES और LS की वैल्यू जो कि इम्प्लाई हो रही है, तो उसको स्टार्ट करने से पहले किसी भी एक्टिविटी में, तो उससे पहले हम लॉजिकली उसको करते हैं। तो उसके लिए हमें किसी भी तरीके के इनफ टाइम की रिक्वायरमेंट या वर्क की रिक्वायरमेंट नहीं होती जो कि प्लान करना चाहिए। अगर हम यूजुअली देखें तो ये सब चीज़ें हम तब कर रहे हैं जब हम मैंडेट है अपने फिनिश डेट को लेके जो कि इनएडुकेट हो रही है बहुत टाइटली। तो जब हम नेगेटिव वैल्यू को अपने शेड्यूल के अंदर किसी भी काम के अंदर नहीं देखते हैं तो हमें नीड होती है कि हम अपने स्टेप नंबर 7 पे जाएँ। उसके बाद अगर हम स्टेप नंबर 6 की बात करें तो यहाँ पे हम मीट कर रहे हैं उन प्री डिटरमाइंड एंड डेट को। तो यहाँ पे हम 5 पॉइंट्स को कवर कर रहे हैं। पहला क्या है कि हम अपनी जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उनको रियली नेसेसरी क्या कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं। सेकंड क्या है कि जब हम अपनी एक्टिविटीज़ को मूव कर रहे हैं किसी भी क्रिटिकल पाथ में तो हम वहाँ पे एलिमिनेट कर रहे हैं। नेक्स्ट क्या है कि हम अपने जितनी भी क्रिटिकल एक्टिविटीज़ हैं उनको एक्सीलरेट कर रहे हैं। फोर्थ पॉइंट क्या है कि जब हम किसी भी तरीके के ओवर टाइम का यूज़ कर रहे हैं और ज़्यादा रिसोर्सेज का यूज़ कर रहे हैं। और लास्ट क्या है कि जब हम कि जो भी हम एक्टिविटीज़ के अंदर काम कर रहे हैं वो पैरेलल है, तो हम अपने जितने भी ओवरलैप के अमाउंट है उनको इंक्रीज़ कर सकते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं कि जो नेक्स्ट स्टेप है दैट इज़ स्टेप नंबर 7। जब हम श्योर हो जाते हैं कि जो शेड्यूल चार्ट है हमारा वो हमारे सेंस और हम अपने वेल
प्लान के अकॉर्डिंग है, तो उनको हम अपने प्रेजेंटेड बार चार्ट से उनको शो करते हैं। तो जो ग्रुप एक्टिविटीज़ उनके एक प्रोग्रेसिव कैस्केड मेकिंग को बताते हैं, जो कि क्लियर और इजी रीडेबल होते हैं। अगर हम देखें तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं उन कैलेंडर डेट्स का और क्रिएट करते हैं उसको आइडियल मास्टर शेड्यूल से, जो कि एक माइलस्टोन डेट पे किया जाता है। साथ साथ हम आइडेंटिफाई करते हैं अपने कंप्लीशन को, जो कि एक मेजर और की एक्टिविटीज़ का होता है। तो फाइनली अगर हम देखें तो हर एक प्रोजेक्ट है, जो हर एक एक्टिविटी है जो अपने आप में सेटिस्फाई होती है, फॉलोअप करती है और उसको 2 स्टेप्स के अंदर देख सकती है। जो चार्ट और प्रिंट है किसी भी रिजल्ट के, उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है अपनी फाइनल टीम रिव्यू के लिए, जहाँ पे हम उसके एक्सेप्टेंस को करते हैं जब वो किसी मैनेजमेंट के से पहले इशू किया जाता है। उसके बाद आप देखें तो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज़ द एलोकेशन एंड लेवलिंग। अगर हम रिसोर्स एलोकेशन की बात करें तो जो रिसोर्स एलोकेशन है उसका यूज़ हम अपने अवेलेबल रिसोर्सेज को असाइन करने के लिए कर रहे हैं एक इकोनॉमिक वीक के अंदर। तो ये जो पार्ट है ये हमारे रिसोर्स मैनेजमेंट का पार्ट है। तो जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है रिसोर्स एलोकेशन की अगर बात करें तो रिसोर्स एलोकेशन के अंदर हम शेड्यूल कर रहे हैं उन एक्टिविटीज़ को, उन रिसोर्सेज को जो कि हमें हर एक एक्टिविटी में चाहिए। उसके कंसिडरेशन में हम रिसोर्स की अवेलेबिलिटी और प्रोजेक्ट टाइम को भी दिख रहे हैं। तो जो प्रोजेक्ट मैनेजर है फ्रिक्वेंटली अपने रिसोर्स कॉन्ट्रेंट्स को दिखता है और साथ साथ जब भी वो किसी बिल्डिंग मटेरियल को देखता है तो उसके अराइवल के लिए उसको डिले होना पड़ता है। तो जब हम अपने पर्सनल के अवेलेबल को देखते हैं तो वो भी बहुत शॉर्ट होते हैं किसी भी रिक्वायरमेंट को कुछ डेज़ के अंदर, तो उसके एक्सेस के लिए हम अपने पर्सनल अवेलेबल को भी देखते हैं कभी अदर डेज़ के अंदर भी। तो जॉब है किसी भी प्रोजेक्ट मैनेजर की वो क्या है कि हम वो प्लान करें, एलोकेट करें उन रिसोर्सेज को अपनी डिफरेंट एक्टिविटीज़ के अंदर, जहाँ पे उस रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन किया जा सके। साथ साथ हम हेल्प कर रहे हैं एक नेटवर्क टेक्निक को, जहाँ पे प्रोजेक्ट मैनेजर आइडेंटिफाई कर रहा है क्रिटिकल एक्टिविटीज़ को, जो कि प्रोजेक्ट के कंप्लीशन टाइम को बता रही है, जो कि एक रिक्वायर्ड रिसोर्सेज को किसी भी तरीके के डिस्पोजल में बता रही है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि रिसोर्स एलोकेशन के कौन कौन से मेथड होते हैं। तो वहाँ पे अगर हम देखें तो 2 रिसोर्स एलोकेशन मेथड होते हैं। पहला है टाइम कांस्टेंट प्रोजेक्ट। अगर हम इस पॉइंट की बात करें टाइम कांस्टेंट प्रोजेक्ट की, तो जो नेचर है किसी भी प्रॉब्लम का जो कि देखा जा रहा है उसके कांस्टेंट में हम अपने प्रोजेक्ट टाइम कंप्लीशन को देखते हैं। तो जो कांस्टेंट है उनके रिगार्ड में हम अपने अदर रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी को भी देखते हैं। साथ साथ जो टफ टाइम है उनको हम अपने नो टाइम कांस्टेंट में देख सकते हैं। तो ये इसलिए ज़रूरी नहीं होता है कि क्योंकि जो प्रोजेक्ट ड्यूरेशन है उसका एक स्केच होना चाहिए जिसको इंक्रीज़ किया जाता है एक प्रोजेक्ट के कंप्लीशन टाइम के अंदर, जो कि इंक्रीज़ होता है एक ओवरहेड एक्सपेंसेस से। ऑल थ्रू अगर हम देखें तो जो प्रोजेक्ट ड्यूरेशन है उसको एक्सटेंड किया जाता है हमारे रिसोर्स कंस्ट्रेंशन की नीड से, जो कि एक तरीका होता है किसी भी प्रोजेक्ट ड्यूरेशन को एक्सटेंड करने के लिए एक मिनिमम पॉसिबल एक्सटेंड के अंदर, जो कि सेम टाइम के अंदर अपने रिसोर्स कंस्ट्रेंट्स को सेटिस्फाई कर सके। अगर हम इसेंशियल लुक देखें अपने टाइम कंस्ट्रेंट प्रोजेक्ट की, तो जो भी रिसोर्सेज है उनका एलोकेशन हम एक शेयरली टाइम के अंदर कर रहे हैं। तो रिसोर्स एलोकेशन को स्टार्ट या करने के लिए हम फर्स्ट डे के अंदर उन पॉसिबल जॉब्स को देख रहे हैं जो कि शेड्यूल किया जा रहा है, जो कि फर्स्ट डे बिफोर जब हम किसी दूसरे डे के अंदर जा रहे हैं तब मूव कर रहे हैं तब देखा जा रहा है। सेकंड अगर हम देखें तो अगर हमें मोर जॉब्स को कंप्लीट करना है एक सेम रिसोर्स के अंदर, तो हम प्रेफर कर रहे हैं कि किस तरीके की जॉब्स को हमें अपने लिस्ट प्लॉट के लिए करनी है। नेक्स्ट क्या है कि जब भी हम जॉब को स्टार्ट करते हैं, जो भी होते हैं कंटिन्यू करते हैं, तो उसके को हम देखते हैं कि वो कब फिनिश होएगा। तो जब भी हम किसी भी तरीके के जॉब्स को ब्रेक करते हैं जो कि अलाउ नहीं होते हैं। नेक्स्ट अगर हम पॉइंट की बात करें तो जब भी हम किसी पॉसिबल या नॉन क्रिटिकल जॉब्स को देखते हैं जो कि पोस्टपोन्ड हो गई हैं, तो जो भी क्रिटिकल जॉब्स हैं उनको हम शेड्यूल करते हैं विदाउट इंक्रीजिंग द प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम। और अगर हम देखें लास्ट पॉइंट क्या है कि जब हम इंश्योर करते हैं कि क्या रिसोर्स कांस्टेंट होंगे जो कि वायलेटेड नहीं है किसी भी स्टेज के अंदर, तो हम अपनी चीज़ों को परफॉर्म करने के लिए उनको अबाव एक्सरसाइज करते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं कि जो प्रोसीजर है हमारे टाइम कांस्टेंट प्रोजेक्ट के, तो जो प्रोसीजर है हमारे केयरिंग आउट रिसोर्सेज को जब हम उसको स्मूथलिंग समराइज़ करते हैं तो फॉलोइंग केसेस पे किया जाता है कि जब हम कैलकुलेट करते हैं अर्लीस्ट स्टार्ट और लेटेस्ट टाइम को, जो कि हर एक एक्टिविटी का होता है, तो हमें टाइम स्केल्ड वर्जन को अपने नेटवर्क के अंदर ड्रॉन करना होता है। तो जो नेटवर्क का क्रिटिकल पाथ है वो ड्रॉन किया जाता है स्ट्रेट लाइन से, जो कि नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज़ को बोथ साइड ऑफ लाइन में बताता है। तो जो रिसोर्स रिक्वायरमेंट है हर एक एक्टिविटी की वो हम अपने एरो के थ्रू बताते हैं। सेकंड क्या है कि जब हम ड्रॉ करते हैं रिसोर्सेज के हिस्टोग्राम को, तो हम उसके अंदर अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम और लेटेस्ट स्टार्ट टाइम को लेते हैं, जो कि एक्टिविटी के होते हैं, जो कि एक्स एक्सिस पे ली जाती है, और जो कम्युलेटिव रिसोर्सेज है वो हम अपने वाई एक्सिस पे लेते हैं। अगर हम थर्ड पॉइंट देखें तो जब भी हम शिफ्ट करते हैं स्टार्ट टाइम को नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज से, तो सबसे पहले हमें अपने लार्जेस्ट फ्लोट को देखना होता है, जो कि एक ऑर्डर होता है किसी भी रिसोर्सेज को स्मूथ फंक्शनिंग के लिए। उसके बाद आप देख सकते हैं कि क्या रूल्स है हमारे किसी भी शेड्यूल प्रायोरिटी को डिटरमाइन करने के लिए। तो एज सुन एज पॉसिबल जो भी एक्टिविटीज़ हम
अपने फिनिश लेटर में कर रहे हैं उनको लो प्रायोरिटी के ओवर हमने स्टार्टेड लेटर के अंदर किया जाना चाहिए। उसके बाद देख सकते हैं आप कि एज लेट एज पॉसिबल की एक्टिविटीज़ का जो भी फिनिश लेटर है वो अपने गिवन लोअर प्रायोरिटी को किसी भी फिनिश लोअर के अंदर कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मोस्ट रिसोर्सेज एक्टिविटी रिक्वायरिंग more resources are given priority over those requiring fewer resources. Second point क्या है, shortest task time activities of the shorter duration are given priority over those of longer duration. Least slack activities with the less slack time are given priority over those with more slack time. Critical path activities thus have highest priority. Next point क्या है कि first come first served activities that arrive earlier or require the resources given earlier priority. Next क्या है कि earliest due date कि this rule is used to where the resources to be allocated or more than one project. Priority is given to the activities in the project that have the earliest target completion date. Alternatively, priority is given to that activity with the earliest and earliest next operation. उसके बाद अगर हम बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रिसोर्स लेवलिंग है। अगर हम रिसोर्स लेवलिंग की बात करें किसी भी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टेक्निक के अंदर तो उसका यूज़ हम अपने अनबैलेंस्ड रिसोर्सेज ओवर टाइम को करने के एग्जामिन करने के लिए करते हैं, जिससे कि हम अपने ओवर एलोकेशन और कॉन्फ्लिक्ट्स को रिसॉल्व कर सके। तो जो रिसोर्स लेवलिंग है वो डिफाइन कर रही है उस फॉर्म ऑफ शेड्यूल नेटवर्क को, जो कि एक एनालिसिस के अंदर किया जा रहा है, जहाँ पे हम अपने शेड्यूलिंग डिसीजंस को ड्राइव कर रहे हैं अपने रिसोर्स कॉन्स्टेंट से, जहाँ पे हम अपने रिसोर्सेज को असाइन कर रहे हैं एक वर्क पैकेज लेवल के अंदर। तो जो रिसोर्सेज है उनको लोडिंग किया जा रहा है एक चार्ट बेस्ड नेटवर्क शेड्यूल से, जो कि शो करे एक सिग्निफिकेंट अप एंड डाउन्स को किसी भी एप्लीकेशन ऑफ रिसोर्सेज के अंदर। ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है इसको मैनेज करना। तो अगर हम देखें तो रिसोर्सेज को हमें ज्वाइन करना होता है हर एक प्रोजेक्ट के अंदर। तो जो परफॉर्मेंस की रिक्वायरमेंट है हमें हर एक डिपार्टमेंट के अंदर, उसको में हम यूजुअली अपने मोर डिलीवरेबल्स को एफिशिएंट वे के अंदर कंसर्न करते हैं। अगर हम देखें तो क्या क्या फीचर्स होते हैं हमारे रिसोर्स लेवलिंग के, तो पहला है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज कि अगर हम मेन एम देखें तो रिसोर्स लेवलिंग के अंदर हम अपने रिसोर्सेज को एलोकेट करते हैं एफिशिएंटली। तो जो प्रोजेक्ट है वो तब कंप्लीट किया जाता है जब वो एक गिवन टाइम पीरियड के अंदर हो जाए। तो जो रिसोर्स लेवलिंग है वहाँ पे हम ब्रेक डाउन करते हैं उनको दो एरियाज़ के अंदर। अगर हम फर्स्ट की बात करें तो प्रोजेक्ट कैन बी कंप्लीटेड बाय यूजिंग अप ऑल द रिसोर्सेज, और दूसरा क्या है जब हम अपने अवेलेबल देखते हैं प्रोजेक्ट को देखते हैं जो कि कंप्लीट किया जा रहा है लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर। उसके बाद आप देख सकते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज कि जब हम प्रोजेक्ट के अंदर एक लिमिटेड रिसोर्सेज को एक्सटेंड कर रहे हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम के अंदर, तो जो भी रिसोर्स रिक्वायरमेंट है हमारे पास अवेलेबल है उनको हम अपने नंबर ऑफ़ प्रोजेक्ट्स के अंदर देखते हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसको अंडरटेक किया जाता है। तो हम अपने अगर रिसोर्सेज अवेलेबल को एक्सीड कर रहे हैं तो उसके वाइजर में हमें पोस्टपोन करना होता है उस प्रोजेक्ट के को एक लेटर डेट के अंदर। उसके बाद आप देख सकते हैं कि क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे रिसोर्स प्लानिंग के। तो पहला क्या है कि पहला पॉइंट है कि जो हम अपने फ्रिक्वेंट वेरिएशन है रिसोर्स रिक्वायरमेंट को उनको रिड्यूस कर रहे हैं। दूसरा क्या है जब हम अपने रिसोर्स रिक्वायरमेंट को एक्सीड कर रहे हैं एक सप्लाई से, तो वहाँ पे हम रिड्यूस कर रहे हैं उन पीक रिक्वायरमेंट्स को अपने प्लॉट रेंज से, जो कि एक्टिविटीज़ को रहे जब हम किसी तरीके के प्रोजेक्ट ड्यूरेशन को बढ़ा नहीं रहे हों। और लास्ट क्या है कि व्हेनेवर हम अपने सरप्लस रिसोर्सेज को देखें तो उनको हम शिफ्ट करते हैं उस मैनर के अंदर जिससे कि हम उसका मैक्सिमाइज यूटिलाइजेशन कर सकें। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।